तरह से दूसरा कंसेप्ट जो है दैट इज डैमनम साइन इंजूरिया। इंजूरिया साइन डैमनम हमने कल डिस्कस किया था। नाउ डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब होता है जब किसी इंसान के एक्ट से या उसके ओमिशन से दूसरे इंसान का लीगल डैमेज तो होता है लेकिन उसका लीगल राइट वायलेट व्हेन बाय द एक्ट और ओमिशन ऑफ वन पर्सन another person, that is plaintiff, suffers legal damage but his legal right is not violated. His legal right is not violated. जब किसी इंसान के एक्ट से या उसके ओमिशन से दूसरे इंसान को यानी कि प्लेंटिफ को लीगल डैमेज तो होगा लेकिन उसका लीगल राइट वायलेट नहीं होगा। पहले में क्या होता था, किसी इंसान के एक्ट से या ओमिशन से दूसरे इंसान का लीगल राइट वायलेट तो होता था लेकिन उसे लीगल डैमेज नहीं होता। यहां पे क्या होता है, यहां पे एक इंसान के एक्ट से या उसके ओमिशन से दूसरे इंसान को लीगल डैमेज होता है लेकिन उसका लीगल राइट वायलेट नहीं होता है। इट इज नॉट एक्शनेबल इन लॉ। इट इज नॉट एक्शनेबल इन व्हाई क्योंकि लीगल राइट वायलेट नहीं होता। कोर्ट को क्या देखना होता है, लीगल राइट वायलेट हुआ है या नहीं। कोर्ट को ये नहीं देखना होता है कि लीगल डैमेज हुआ है या नहीं। कोर्ट को क्या देखना होता है, लीगल राइट वायलेट हुआ। यहां पे क्या होता है, लीगल डैमेज तो होता है लेकिन लीगल राइट वायलेट नहीं होता है। आपको समझ में आ गया। इसमें एक अहम केस है दैट इज ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस के फैक्ट्स आपको पता होंगे। इस केस में जो डिफेंडेंट था वो एक स्कूल मास्टर था। कौन था, स्कूल मास्टर। उसने एक राइवल स्कूल छोड़ा। क्या छोड़ा, राइवल स्कूल। दैट मीन्स ऑलरेडी एक स्कूल फंक्शन करता था, उसने उसके बगल में और एक स्कूल डाला। आपको समझ में आ गया। और इसकी वजह से क्या हो गया, जो पहला स्कूल था अब कंपटीशन लगाना, आखिरी स्कूल, अब दो स्कूल हैं। दैट मीन्स पहला स्कूल वाला जो है उसको क्या करना पड़ा, उसे फीस कम करना पड़ा, उसे फीस कम करना पड़ा। अब कंपटीशन है। वो क्या चाहते थे कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आए। आपको समझ में आ गया। दैट मीन्स ये जो दूसरा जिसने राइवल स्कूल डाला, ठीक है, उसने क्या, उसकी वजह से क्या हो गया, पहले स्कूल वाले को लीगल डैमेज तो हुआ, डैमेज तो, लेकिन क्या उसके उस एक्ट से लीगल राइट वायलेट हुआ किसी का? क्योंकि अब मैंने आपको कहा था आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास जी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी सिटीजन ऑफ इंडिया को ये राइट देता है। क्या, कौन सा राइट? टू कैरी ऑन ट्रेड एंड प्रोफेशन। टू कैरी ऑन ट्रेड एंड, हम सब का ये राइट है कि हम कारोबार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। स्कूल डाला क्या है, व्हाट इज इट? इट्स ए ट्रेड, इट इज ए ट्रेड। ठीक है। दैट मीन उसने अपने फंडामेंटल राइट को वायलेट किया। आर्टिकल 19 है ना, उसने अपने फंडामेंटल राइट को वायलेट, फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज किया है। आपको समझ में आ गया। ऑल्दो इससे दूसरे इंसान को नुकसान तो हुआ लेकिन इसके इस एक्ट से उसका लीगल राइट वायलेट, इट इज नॉट एक्शनेबल, इट इज नॉट एक्शन। इसमें और एक केस, और एक छोटा सा कंसेप्ट है दैट इज उबिजस इबी रेबिडियम। उबिजस इबी रेबिडियम, उबिजस इबी रेबिडियम। उबिजस इबी रेबिडियम का मतलब होता है wherever there is a right there is a remedy। लॉ ने हर किसी इंसान को राइट्स दिए और साथ में लॉ ने यह भी कहा है कि अगर आपके इस राइट को कोई इंसान वायलेट करता है तो अब आपके पास क्या है, रेमेडी है। क्या है? अगर राइट रेमेडी के बगैर होता तो उस राइट का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। मिसाल के तौर पर लॉ ने मुझे राइट दिया है कि दुनिया का कोई भी इंसान मेरी डिफेमेशन नहीं कर सकता। लॉ ने मुझे राइट दिया है कि दुनिया का कोई भी इंसान मेरी प्रॉपर्टी के साथ ट्रेसपास नहीं कर सकता है। लॉ ने मुझे क्या दिया है? राइट दिया है। क्या दिया है?
अब आप में से कोई बंदा उठता है, वो मेरे इस राइट की वायलेशन करता है, वो मुझे डिफेम करता है, वो मेरी प्रॉपर्टी के साथ ट्रेसपास करता है, ठीक है। वही अगर मैंने रेमेडी ऐसा की, अगर मेरे पास रेमेडी नहीं होती तो मेरे इस राइट का कोई मतलब होता? ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं उस इंसान को कोर्ट में स्यू कर सकता हूं। किस इंसान को? जिसने मेरी डिफेमेशन की, जिसने मेरी प्रॉपर्टी के साथ ट्रेसपास किया। उसने क्या किया? उसने मेरे लीगल राइट को वायलेट किया। अब मेरे पास क्या है? रेमेडी है। क्या है? रेमेडी। इसलिए मैंने आपको कहा wherever there is a right, जहां पे किसी इंसान का राइट होता है, उसके साथ साथ, उस राइट के साथ क्या होती है? रेमेडी। दैट मीन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ दैट राइट, लॉ गिव्स हिम रेमेडी। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ दैट राइट, लॉ गिव्स हिम रेमेडी। दैट मीन अगर उसके उस राइट को कोई दूसरा इंसान वायलेट करता है, अब लॉ उसे क्या देता है? रेमेडी देता है। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज उबिजस इबी रेबिडियम? उबिजस इबी रेबिडियम का मतलब होता है व्हेनेवर व्हेरेवर देयर इज अ राइट देयर इज ए रेमेडी। वाइकेरियस लायबिलिटी स्टार्ट करते हैं। वाइकेरियस लायबिलिटी, लॉ का जनरल रूल यह है कि जब भी कोई इंसान कोई रॉन्ग करता है, कोई टॉर्ट करता है, किसी दूसरे इंसान का लीगल राइट वायलेट करता है, लायबल वही इंसान होता है। यह कॉमन सेंस है। मैं कोई रॉन्गफुल एक्ट करूंगा, जिम्मेदार कौन होगा? मैं खुद। ठीक है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे रॉन्गफुल एक्ट एक इंसान करता है, लेकिन उसके उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए जिम्मेदार कोई और होता है। ठीक है, उस लायबिलिटी को हम वाइकेरियस लायबिलिटी कहते हैं। वाइकेरियस लायबिलिटी इज द लायबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय अनदर पर्सन। एक इंसान की लायबिलिटी उस रॉन्ग के लिए, उस एक्ट के लिए जो उसने खुद नहीं किया है, बल्कि किसी और ने किया है। क्लियर हुआ? दिस इज वाइकेरियस लायबिलिटी डेफिनेशन। रूल क्या है? जनरली ए पर्सन इज लायबल फॉर हिज ओन एक्ट्स, ये रूल है। लेकिन यहां पे क्या है? ए पर्सन मे बी लायबल फॉर द टॉर्ट विच इज नॉट कमिटेड बाय हिम बट विच इज कमिटेड बाय अनदर पर्सन। दिस इज कॉल्ड एज। और वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होने के लिए यह जरूरी है कि उन 2 इंसानों के बीच में रिलेशनशिप होनी चाहिए। अगर आप कोई रॉन्गफुल एक्ट करते हो, आपके उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए अगर मैं जिम्मेदार हूं, मेरी लायबिलिटी अराइज होती है, तो यहां पे जरूरी बनता है आपके और मेरे बीच में कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए। और जो रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, उस रॉन्गफुल एक्ट का कनेक्शन हमारी रिलेशनशिप के साथ होना चाहिए। यह रूल है। वाइकेरियस, एक इंसान की वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होने के लिए यह रूल है। क्या रूल है? देयर मस्ट बी ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 persons एंड द रॉन्गफुल एक्ट शुड बी कनेक्टेड किसके साथ? विद दैट रिलेशनशिप। यह रूल है, यह याद है। एक इंसान की वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होने के लिए जरूरी है कि उन 2 इंसानों के बीच में रिलेशनशिप होनी चाहिए, और जो रॉन्गफुल एक्ट हुआ है उसका कनेक्शन, उसकी रिलेशन किसके साथ होनी चाहिए? उस रिलेशनशिप के साथ। क्लियर हुआ? मिसाल के तौर पे प्रिंसिपल की लायबिलिटी उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए जो प्रिंसिपल ने नहीं किया है बल्कि उसके एजेंट ने किया है। ठीक है, दैट मीन्स यहां पे प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। अगर एजेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? किसकी? प्रिंसिपल की। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या है? और ये जो एजेंट रॉन्गफुल एक्ट करता है उसकी रिलेशन, उसका कनेक्शन किसके साथ है? रिलेशनशिप के साथ। इसी तरह से लायबिलिटी ऑफ वन पार्टनर फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय अनदर पार्टनर। ठीक है, मैंने आपको कहा था पार्टनरशिप अराइज होने के लिए एक इंसान पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकता। पार्टनरशिप क्रिएट होने के लिए 2 या 2 से ज्यादा इंसानों का होना।
और जब वो पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं तो वो क्या बनते हैं? पार्टनर्स। अब अगर उनमें से एक पार्टनर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, उसकी लायबिलिटी बाकी पार्टनर्स की होती है या उन सब की होती है। आपको समझ में आ गया? दैट इज लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर ईच अदर्स टॉर्ट। तीसरा, अगर कोई सर्वेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, उसकी लायबिलिटी सर्वेंट की नहीं होती है बल्कि उसके मास्टर की होती है। वही तीन सिचुएशंस में क्या है? अगर आप देखेंगे तीन सिचुएशंस में क्या है? रिलेशनशिप है। पहली सिचुएशन में रिलेशनशिप किसके बीच में है? प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में। दूसरी सिचुएशन में, तीसरी सिचुएशन में मास्टर एंड सर्वेंट। आपको समझ में आ गया? और प्रिंसिपल की लायबिलिटी एजेंट के लिए, एजेंट के रॉन्गफुल एक्ट के लिए कब अराइज होगी? जब रिलेशन होगी और कनेक्शन होगा किसका? रॉन्गफुल एक्ट का कनेक्शन होगा किसके साथ? दूसरी सिचुएशन में पार्टनर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, उनके बीच में क्या है? और रॉन्गफुल एक्ट का कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए? रिलेशनशिप यहां पे क्या है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि खून का रिश्ता है। रिलेशनशिप का मतलब यहां पे है दे आर पार्टनर्स। रिलेशनशिप का मतलब यह है दे आर प्रिंसिपल एजेंट। रिलेशन का मतलब यह है कि दे आर मास्टर एंड सर्वेंट। ठीक है? दैट मीन्स जब भी कोई एजेंट कोई टॉर्ट कमिट करता है, मैंने आपको कहा था कब करेगा? इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। अपनी ड्यूटी निभाते निभाते, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते करते अगर कोई एजेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उस सूरत में लायबिलिटी प्रिंसिपल की अराइज होती है। ठीक है? व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। और उस सूरत में बोथ कैन बी मेड लायबल। बोथ कैन बी मेड लायबल। कौन कौन? प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। एक ही रॉन्गफुल एक्ट के लिए। रॉन्गफुल एक्ट एक ही है। रॉन्गफुल एक्ट किसने किया है? एजेंट ने। ठीक है? लेकिन एक ही रॉन्गफुल एक्ट के लिए दोनों की लायबिलिटी अराइज होती है। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स दे आर कंसिडर्ड टू बी जॉइंट टॉर्ट फीजर्स। दे आर कंसिडर्ड टू बी जॉइंट टॉर्ट फीजर्स। ये माना जाता है कि जैसे कि वो रॉन्गफुल एक्ट खाली एजेंट ने नहीं किया है बल्कि दोनों ने किया है, दोनों लायबल है। आपको समझ में आ गया? और यहां पे उनकी लायबिलिटी जो है दैट इज जॉइंट एज वेल एज सेवरल। जॉइंट का मतलब ये होता है कि जो इंजर्ड पार्टी होती है, जो प्लेंटिफ होता है, उसकी मर्जी है कि चाहे वो एक ही को सू करे या दूसरे को सू करे या दोनों को सू करे। उसकी चॉइस होती है। चाहे वो एजेंट को सू करे कर सकता है, चाहे वो प्रिंसिपल को सू करे कर सकता है, या अगर वो चाहे तो दोनों को सू कर सकता है। आपको समझ में आ गया? इसी तरह से अगर कोई पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, जो उनका के फर्म का पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो जो बिजनेस चलाते हैं, ठीक है, उसमें वो कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है। किसमें? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। कोई रॉन्गफुल एक्ट, मिसाल के तौर पे हम 4 लोग आपस में पार्टनर्स हैं, हमने कोई पार्टनरशिप क्रिएट की है किसी बिजनेस की। अब हम में से आकिब साहब जो है, ही इज वन ऑफ द पार्टनर। वो किसी को धोखा देता है, वो किसी को धोखा देता है, डिसीव करता है। ठीक है? तो यहां पे ये क्या है? पार्टनर। ये क्या करता है? रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है? उसकी लायबिलिटी किसकी है? हम सब की। क्यों? बिकॉज ही इज डूइंग द रॉन्गफुल एक्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है? दैट मीन्स बाकी सारे पार्टनर जो है दे आर वाइकेरियसली लायबल। दे आर वाइकेरियसली। खाली ये नहीं माना जाता है कि खाली रॉन्गफुल एक्ट आकिब साहब ने किया है। कोर्ट ये कहेगा कि जैसे कि ये रॉन्गफुल एक्ट आप सब ने किया है। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, द गिल्टी पार्टनर। गिल्टी पार्टनर यहां पे कौन है? आकिब साहब, ही इज द गिल्टी पार्टनर एज वेल एज अदर्स, जो बाकी पार्टनर्स हैं। ठीक है? दे आर कंसिडर्ड टू बी जॉइंट टॉर्टफीजर्स। दे आर कंसिडर्ड टू बी जॉइंट टॉर्टफीजर्स। जंट कुर्सु रॉन्गफुल एक्ट यमो सारी पार्टनर। क्लियर हुआ? दैट मीन्स देयर लायबिलिटी इज जॉइंट एज वेल एज सेवरल। इसने किसी को डिसीव किया, वो क्या बन गया? प्लेंटिफ। इंजर्ड पार्टी वही है ना, प्लेंटिफ बन गया। ठीक है? अब उसकी मर्जी है, उसकी चॉइस है,
कि वो गिल्टी पार्टनर को सू करे या तमाम पार्टनर्स को सू करे। ठीक है, दैट मीन हमारी लायबिलिटी जो है पार्टनर्स की, दैट इज जॉइंट एज वेल एज सेवरल। एंड द सेम रूल अप्लाइज इन द केस ऑफ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। मास्टर जो होता है, मास्टर की वाइकेरियस लायबिलिटी होती है उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए जो किसने की होती है, सर्वेंट ने। लेकिन किसमें, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, in the course of the master is vicariously liable for the wrongful act committed by the servant in the course of employment। खाली ये नहीं माना जाएगा कि जैसे कि ये wrongful act खाली उस servant ने किया है, बल्कि ये माना जाएगा जैसे कि ये wrongful act इन दोनों ने किया है। किस किसने, मास्टर एज वेल एज सर्वेंट। अब जो इंजर्ड पार्टी होती है उसकी चॉइस होती है कि चाहे वो मास्टर को सू करे, चाहे वो सर्वेंट को सू करे, या चाहे वो दोनों को सू करे। देयर लायबिलिटी इज जॉइंट एज वेल एज सेवरल। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह इनको विस्तार से पढ़ेंगे। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे द लायबिलिटी ऑफ एजेंट एज वेल एज जॉइंट प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, याद रखो, जब भी कोई इंसान ऑथोराइज करता है, इख्तियार देता है दूसरे इंसान को किस चीज के लिए, टॉर्ट कमिट करने के लिए। अगर एक इंसान ऑथोराइज करता है, इख्तियार देता है दूसरे इंसान को टॉर्ट कमिट करने के लिए, तो उस सिचुएशन में लायबिलिटी, उस टॉर्ट के लिए जो लायबिलिटी है, ठीक है, वो खाली उस इंसान की अराइज नहीं होती है जिसने टॉर्ट किया, बल्कि उस इंसान की भी अराइज होती है जिसने इसको ऑथोराइज किया था। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर एजेंट को ऑथोराइज प्रिंसिपल ने किया था किस चीज के लिए, कोई टॉर्ट कमिट करने के लिए, ठीक है, तो उस सूरत में लायबिलिटी खाली एजेंट की अराइज नहीं होती है बल्कि प्रिंसिपल की भी होती है। व्हाई, बिकॉज प्रिंसिपल ने उसे ऑथोराइज किया था, इख्तियार दिया था। ठीक है, और इट इज बेस्ड ऑन ए जनरल प्रिंसिपल। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक उसूल है, कोई फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, कोई फैसिट पर एलियम फैसिट पर से। इसका मतलब है द एक्ट ऑफ एन एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। जब कोई एजेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, जैसे कि वो एक्ट खाली उसने नहीं किया बल्कि उसके प्रिंसिपल ने भी किया है। The act is done not only by the agent, but it is presumed that as if it has been committed by the principal। आपको समझ में आ गया। और जब भी कोई एक्ट जिसके लिए एक इंसान ऑथोराइज करता है दूसरे इंसान को, प्रिंसिपल ऑथोराइज करता है एजेंट को कोई टॉर्ट करने के लिए, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर लायबल, बोथ ऑफ देम आर। इसलिए मैंने आपको कल कहा था देयर लायबिलिटी इज जॉइंट एज वेल एज सेवरल। देयर लायबिलिटी इज जॉइंट एज वेल एज, जॉइंट का मतलब ये होता है कि जो इंजर्ड पार्टी होती है, एजेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, सिंपल सी बात है, इससे किसी को नुकसान तो पहुंचेगा, कोई पार्टी इंजर्ड तो होगी। अब इंजर्ड पार्टी के पास क्या है, ऑप्शन है। क्या है, ऑप्शन है, उसके पास चॉइस है कि वो एजेंट को सू करे या प्रिंसिपल को सू करे या दोनों को सू करे। आपको समझ में आ गया। इसको कहते हैं देयर लायबिलिटी इज जॉइंट एज वेल एज सेवरल। ठीक है, अब ये अथॉरिटी जो होती है, एक इंसान दूसरे इंसान को ऑथराइज करता है कोई रॉन्गफुल एक्ट करने के लिए, ये अथॉरिटी जो होती है ये दो तरीकों से वो दे सकता है। एक तो होती है एक्सप्रेस अथॉरिटी, दूसरा होता है इंप्लाइड अथॉरिटी। ठीक है, और जनरली एक प्रिंसिपल जो होता है वो एक्सप्रेसली अपने एजेंट को नहीं कहता है कि आप टॉर्ट करो। ठीक है, एक सिचुएशन यह है कि वो उसे एक्सप्रेसली कहे, मुंह से कहे, एक्सप्रेस टर्म्स में कहे कि आप कोई टॉर्ट करो, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेस अथॉरिटी। लेकिन जनरली जो प्रिंसिपल होता है वो अपने एजेंट को एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं देता है। ठीक है, क्या करने के लिए, कोई रॉन्गफुल एक्ट करने के लिए। लेकिन ये माना जाता है कि अगर कोई एजेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट करे, लेकिन कब, मैंने आपको कल कहा था, कब, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज।
अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते करते उससे कोई टॉट सरजद हो गया, ठीक है, उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया, लेकिन कब? अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते करते, इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, ठीक है, तो उस सूरत में प्रिंसिपल लायबल होता है। क्यों? व्हाई? प्रिंसिपल ने उसे एक्सप्रेस अथॉरिटी तो दी ही नहीं, ये नहीं कहा कि आप टॉट करो, बल्कि एजेंट ने जो रॉन्गफुल एक्ट किया है, कब किया है? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज, और अगर इसने इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी कोई रॉन्गफुल एक्ट किया तो उस सिचुएशन में प्रिंसिपल की लायबिलिटी भी अराइज होती है, ठीक है, एंड देयर लायबिलिटी इज जॉइंट एज वेल एज सेवरल, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक केस बताया था, लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी, लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। इस केस में क्या हुआ था, एक लेडी थी जिसका नाम था मिसेस लॉयड, उसके पास 2 कॉटेजेस थे, कॉटेज मीन्स मकान, ठीक है, आम इस्तेलाह में। इसके पास क्या थे? 2 कॉटेजेस थे, लेकिन इन कॉटेजेस से जो इनकम उसे आती थी वो उस इनकम से सेटिस्फाई नहीं थे, मुतमईन नहीं थे, ठीक है। अब वो चली गई किसके पास? ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी के पास। ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी जो है, इट वाज अ फर्म ऑफ सोलिसिटर्स। सोलिसिटर उसको कहते हैं जो किसी को लीगल एडवाइस दे, ठीक है। अब वो उन्हीं के पास, उसी फर्म के पास चले गई, हाँ मेरे पास 2 कॉटेजेस हैं, लेकिन कॉटेजेस से जो इनकम आती है मैं उस इनकम से सेटिस्फाई नहीं हूं, अब मैं क्या करूंगी, ठीक है। अब जो मैनेजिंग क्लर्क था उस फर्म का, जो मैनेजिंग क्लर्क था, उसने उस मिसेस लॉयड को अटेंड किया, ठीक है, और उसे एडवाइस किया कि आप इन 2 कॉटेजेस को बेच डालो, ठीक है। अब और उसके बाद जो इनकम आएगी, जो पैसा आएगा, उसे वो इन ए बेटर वे इन्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि वो इनकम से सेटिस्फाई नहीं थी। उसने उसको कहा कि आप दोनों कॉटेजेस को बेच डालो, जो पैसा आएगा आप उसको इन ए बेटर वे, अच्छे तरीके से, किसी अच्छी राह में, किसी अच्छे तरीके में क्या करो? इन्वेस्ट करो, ठीक है। और उसे कहा गया कि आप 2 डॉक्यूमेंट्स पे साइन करो, ठीक है। अब जो उसे क्या करना था? कॉटेजेस को बेचना था। अब उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना था? सेल डीड, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचनी थी। जब किसी इंसान को कोई प्रॉपर्टी बेचनी होती है तो ही इज सपोज टू मेक ए सेल डीड, ठीक है। अब उसे पता था कि ये सेल डीड है, या उसे बताया भी गया था कि ये सेल डीड है, लेकिन उसने अब डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए, ठीक है, लेकिन वो सेल डीड नहीं थे, वो गिफ्ट डीड थे। क्या थे? गिफ्ट डीड थे। आपको समझ में आ गया? और गिफ्ट किसके नाम हो गया था वो प्रॉपर्टी? इसी मैनेजिंग क्लर्क के नाम। एमएस बनमस क्या, इसने क्या बनाए थे? गिफ्ट डीड। हाँ, मैं अपने ये 2 कॉटेजेस गिफ्ट करता हूं, किसको? इसी मैनेजिंग क्लर्क को। आपको समझ में आ गया? अब चूंकि उस मैनेजिंग क्लर्क ने यहां पे क्या किया, इसने इस लेडी के साथ क्या किया? फ्रॉड किया, इसको डिफ्रॉड किया। आपको समझ में आ गया? अब इसने इसको कोर्ट में स्यू किया, और कोर्ट ने हेल्ड किया कि चूंकि ये प्रिंस एजेंट जो है, ही हैड एक्टेड इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, तो उसमें लायबिलिटी किसकी भी अराइज हुई? प्रिंसिपल की भी। आपको समझ में आ गया? बिकॉज इसने जो एक्ट किया, इसने जो रॉन्गफुल एक्ट किया, रॉन्गफुल एक्ट यहां पे क्या था? फ्रॉड। क्योंकि ही वाज, उसे क्या बनाना था? सेल डीड बनाने थे। उसने क्या बनाए? गिफ्ट डीड बनाए थे। उसने गिफ्ट डीड बनाए थे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उसने उस लड़की के साथ धोखा किया था। आपको समझ में आ गया? और कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये एजेंट जो है, ही हैज परफॉर्म्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, एंड इन दिस केस प्रिंसिपल इज वाइकेरियसली लायबल। प्रिंसिपल की भी लायबिलिटी अराइज होती है, ठीक है। दूसरा है पार्टनर्स। पार्टनर्स की रिलेशनशिप जो होती है वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि एक प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। जो रिलेशन, जैसी रिलेशन एक प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होती है, वैसी ही रिलेशन पार्टनर्स के बीच में भी होती है। और अगर कोई पार्टनर, हाँ, मैंने आपको कल कहा था पार्टनरशिप एक इंसान क्रिएट नहीं कर सकता, पार्टनरशिप में 2
या 2 से ज्यादा इंसान होने चाहिए, ठीक है। और अगर उस पार्टनरशिप में कोई पार्टनर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, कोई टॉट करता है, लेकिन कब करना चाहिए? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो उस फर्म का और जो बिजनेस है, उनका जो कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसने जो रॉन्गफुल एक्ट किया है वो उसी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया। आपको समझ में आ गया? ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारा बिजनेस है कंसल्टेशन का। कंसल्टेशन मीन्स हम स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाते हैं बाहर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, जैसे कि यहाँ पे कश्मीर में बहुत सारे आपको मिलेंगे ऐसे लोग, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं किसी के पास जाता हूं और कहता हूं उसे कि मैं आपका किसी यूनिवर्सिटी में बाहर एडमिशन करूंगा। हमारा ये क्या है? व्हाट इज इट? हमारा ये क्या है? बिजनेस, ठीक है। और जो मैं एक्ट करता हूं, अगर अब उस इंसान को मैंने चीट किया, मैंने उससे पैसे लिए लेकिन उसका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में नहीं करवाया, ठीक है, मैंने क्या किया? रॉन्गफुल एक्ट किया। लेकिन कब किया? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, ठीक है। तो उस सूरत में चूंकि सारे पार्टनर जो होते हैं वो इस रॉन्गफुल एक्ट को नहीं करते हैं, बल्कि पार्टनरशिप में कोई एक पार्टनर करता है, लेकिन यह माना जाता है कि जैसे कि ये एक्ट सारे पार्टनर्स ने किया हो, ठीक है। दैट मीन्स बाकी पार्टनर जो है उनकी लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी है? वाइकेरियस लायबिलिटी। दे आर वाइकेरियसली लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट विच इज कमिटेड बाय वन ऑफ द पार्टनर्स। एक ही पार्टनर ने किया। आपको समझ में आ गया? और उनकी लायबिलिटी भी क्या है? दैट इज जॉइंट एज वेल एज सेवरल। जिसको चीट किया गया, जो इंजर्ड पार्टी है, जिसका राइट वायलेट हो गया, इसके पास क्या है? ऑप्शन है, इसके पास चॉइस है। आइदर ही कैन sue that partner who has committed the wrong, or he can sue all the partners. He can sue all the partners. That means their liability is joint as well as. क्लियर हुआ? तीसरा है मास्टर एंड सर्वेंट। अगर कोई सर्वेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, उसकी लायबिलिटी किसकी अराइज होती है? मास्टर की अराइज होती है, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि ये सर्वेंट जो रॉन्गफुल एक्ट करता है वो कब करना चाहिए? इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। जो उसकी एम्प्लॉयमेंट है वो उसी में करना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो उस सूरत में सर्वेंट भी लायबल है। हम ये नहीं कह सकते कि सर्वेंट लायबल नहीं है, लेकिन मास्टर भी लायबल है। आपको समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि सर्वेंट की लायबिलिटी जो होती है, मास्टर लायबल क्यों है? क्योंकि सर्वेंट जो होता है ये डीम किया जाता है कि जैसे ये एक्ट किसने किया होगा? मास्टर ने ही किया होगा। आपको समझ में आ गया? और ये मास्टर की लायबिलिटी उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए अराइज क्यों होती है जो रॉन्गफुल एक्ट मास्टर ने किया ही नहीं है, बल्कि किसने किया है? सर्वेंट ने किया है। इट इज बेस्ड ऑन ए मैक्सिम रेस्पोंडेंट सुपीरियर। रेस्पोंडेंट सुपीरियर, रेस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब क्या होता है? लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। आपको समझ में आ गया? और ये मैक्सिम जो है ये इस मास्टर को बिल्कुल उसी पोजीशन में लाता है जैसे कि ये एक्ट उसी ने ही किया हो। उसने वो एक्ट नहीं किया होता है, लेकिन डीम क्या किया जाता है? जैसे कि वो एक्ट उसी ने ही किया हो। किसने? मास्टर ने ही किया हो। अब इसमें प्लेंटिफ जो होता है, प्लेंटिफ के पास क्या होती है? चॉइस होती है, उसकी मर्जी होती है, ठीक है। आइदर ही कैन ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट बोथ ऑफ देम और वन ऑफ देम, और अगेंस्ट बोथ ऑफ देम और वन ऑफ देम। उन दो में से एक के खिलाफ वो सू कर सकता है या दोनों को ही सू कर सकता है। आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब मास्टर की दूसरा रीजन ये है कि मास्टर की लायबिलिटी क्यों अराइज होती है? इसीलिए अराइज होती है क्योंकि उसके पास जो पॉकेट होता है, इट इज अ लार्जर पॉकेट। इट इज ए लार्जर पॉकेट। क्योंकि बेचारा सर्वर जो होता है वो नौकर होता है, ठीक है। 1000-2000 रुपए में वो नौकरी करता है अपने मास्टर की, ठीक। वो उस क्लेम को फुलफिल नहीं कर सकता। अगर सर्वेंट, मास्टर ने सर्वेंट को कहा कि आप बाजार जाओ, वहां पे हमारे लिए क्या लाओ? सब्जी लाओ, ठीक है। अब सर्वेंट जो है उसने रास्ते में किसी को ठोक दिया, ठीक है। अब वो पार्टी जिसको उसने ठोक दिया वो इंजर्ड पार्टी बन गई, ठीक है। अब वो सू कर सकता है किसको? दोनों को, सर्वेंट को भी या मास्टर को भी, या दो में से एक को।
लेकिन जनरली यहाँ पे सर्वेंट लायबल नहीं माना जाता है। यहाँ पे लायबिलिटी किसके अराइज होती है? बिकॉज ऑफ हिज लार्जर पॉकेट। ठीक है, सर्वेंट जो होता है जब वो इंजर्ड पार्टी क्लेम करता है कंपेंसेशन, तो वो कंपेंसेशन सर्वेंट नहीं दे सकता है बल्कि मास्टर ही दे सकता है। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स ये लायबिलिटी अराइज होने के लिए, मास्टर की लायबिलिटी अराइज होने के लिए दो एसेंशियल्स का फुलफिल होना जरूरी है। नंबर फर्स्ट इज टॉट किसने किया होना चाहिए? सर्वेंट ने। ये पहला एसेंशियल, द टॉट मस्ट हैव बीन कमिटेड बाय द सर्वेंट। दूसरा, ये जो सर्वेंट ने जो ये टॉट किया है कब किया होना चाहिए? ऑफिस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, द सर्वेंट कमिटेड द टॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर उसने 4 बजे छुट्टी ली, घर गया, शाम को उसने किसी को ठोका, तो उसमें मास्टर की लायबिलिटी अराइज होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जो रॉन्गफुल एक्ट उसने किया है वो उसने इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं किया है। मास्टर की लायबिलिटी उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए अराइज होती है जो सर्वेंट ने किया है, लेकिन शर्त यह है कि सर्वेंट ने जो रॉन्गफुल एक्ट किया होगा कब किया होना चाहिए? इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ? अब सवाल पैदा होता है कि सर्वेंट होता कौन है? हु इज अ सर्वेंट? कौन होता है सर्वेंट? सर्वेंट वो इंसान होता है, सर्वेंट वो इंसान होता है जिसको किसी और ने एम्प्लॉय किया होता है। ए सर्वेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय अनदर। क्या करने के लिए? कोई काम करने के लिए, टू डू वर्क, लेकिन अंडर द डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज मास्टर। सर्वेंट वो इंसान होता है जिसको किसी और ने एम्प्लॉय किया होता है कोई काम करने के लिए या काम करने के लिए, लेकिन वो जो भी कोई काम करेगा वो अंडर द डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज मास्टर करेगा। मास्टर जैसे उसे करने के लिए कहे उसे वैसे ही करना है, तभी तो वो क्या कहलाएगा? सर्वेंट कहलाएगा। ए सर्वेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय अनदर टू डू वर्क अंडर द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस ऑफ हिज मास्टर। दैट मीन्स उसे कोई काम करने के लिए अपना मास्टर ही क्या करता है? डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है उसे, आपको ये काम कैसे करना है। एक तो उसे बोलता है कि आपको ये काम, आपको कौन सा काम करना है, दूसरा उसे बोलता है कि आपको ये काम कैसे करना है। आपको समझ में आ गया? वो जो भी कोई काम करेगा वो कैसे करेगा? अंडर द डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज मास्टर। आपको समझ में आ गया? और मैंने अभी आपको जनरल रूल बोला, वो जनरल रूल क्या है कि जब भी कोई सर्वेंट कोई टॉट करता है, कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो मास्टर की लायबिलिटी अराइज होती है उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए जो किसने किया होगा? सर्वेंट ने किया होगा। कब किया होगा? इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन उसकी लायबिलिटी, मास्टर की लायबिलिटी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए अराइज नहीं होती। उसकी लायबिलिटी अराइज होती है लेकिन किसके लिए? सर्वेंट के लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए। अब सवाल पैदा होता है कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्वेंट एंड सर्वेंट। जो होता है सर्वेंट मानो एक एजेंट ही होता है। ठीक है, कौन सा एजेंट? जिस पे कंट्रोल होता है, जिस पे सुपरविजन होता है। ठीक है, किसका? उसका जिसको उसने एम्प्लॉय किया है, जिसने उसको एम्प्लॉय किया है। आपको समझ में आ गया? ए सर्वेंट इज एन एजेंट हु इज सब्जेक्ट टू कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ हिज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ही मास्टर होता है, क्योंकि मास्टर ही एक सर्वेंट को क्या करता है? एम्प्लॉय करता है। अब वो सर्वेंट को हम सर्वेंट भी बोल सकते हैं, उसे हम एम्प्लॉई भी बोल सकते हैं, और उस मास्टर को हम मास्टर भी बोल सकते हैं और एम्प्लॉयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मास्टर ने ही उसे क्या किया होता है? एम्प्लॉय किया होता है। ठीक है, और ये सर्वेंट जो होता है, क्योंकि उस पर कंट्रोल होता है, उस पर सुपरविजन होता है उस इंसान का जिसने उसको एम्प्लॉय किया होता है। ठीक है, वो उससे कहता है दैट हाउ ए वर्क इज टू बी डन, हाउ ए वर्क इज टू बी। आपको ये काम करना है, लेकिन करना कैसे है ये मैं ही आपको बताऊंगा। हाउ ए वर्क इज टू बी डन। लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उस पे इस किस्म का कोई कंट्रोल नहीं होता। सर्वेंट पे कंट्रोल होता है, सर्वेंट पे सुपरविजन होता है उस इंसान का जिस इंसान ने उसको एम्प्लॉय किया होता है। मास्टर का सुपरविजन होता है उस पे, मास्टर का कंट्रोल होता है उस पे, लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर पे इस किस्म का कोई कंट्रोल नहीं होता। अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है?
वो खाली किसी काम, कोई काम करने के लिए अंडरटेकिंग देता है। मैं ये काम करूंगा, ठीक है, लेकिन कैसे करूंगा ये आप मुझे डायरेक्ट नहीं करोगे, या आप मुझे इंस्ट्रक्ट नहीं करोगे। He only undertakes to do some work. An independent contractor only undertakes to do some. He gives an undertaking. He gives an undertaking. हाँ, मैं ये काम करूंगा। आपको समझ में आ गया? लेकिन how it is to be done, ये आप मुझे डायरेक्ट नहीं करोगे। आपको समझ में आ गया? ठीक है। दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो अपना मास्टर खुद होता है, वो अपना मास्टर खुद होता है, और वो अपनी डिस्क्रिशन खुद एक्सरसाइज करता है। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पर पुलवामा से लेकर यहां कॉलेज तक मैग्डम डालना है सड़क को, ठीक है, उसके लिए क्या निकलते हैं? टेंडर्स निकलते हैं, ठीक है। अब मैंने टेंडर लिया, मैंने क्या किया? मैंने अंडरटेकिंग दी। क्या दी? अंडरटेकिंग। कौन सी अंडरटेकिंग? मैं ये काम करूंगा, आई अंडरटेक टू डू सम। लेकिन क्या मैं उसे ये कहता हूं कि आप मुझे बोलो कि मुझे क्या कैसे करना है, कितने बजे तक करना है, किस प्लांट से लाना है मैडम, कौन से मजदूर लाने हैं, ये मुझे आप नहीं कहोगे, ठीक है, ये मैं खुद करूंगा। आपको समझ में आ गया? लेकिन वो खाली क्या करता है? ही ओनली अंडरटेक्स टू डू सम, बट हाउ ए वर्क इज टू बी डन, कैसे करना है, ठीक है, ये आप मुझे नहीं बोलोगे। दैट मीन्स हम दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, ही इज हिज ओन मास्टर एंड ही एक्सरसाइजेज हिज ओन डिस्क्रिशन। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पे मेरे पास गाड़ी है, मैं खुद नहीं चलाता, मेरा ड्राइवर मेरा क्या है? सर्वेंट। क्यों सर्वेंट है? क्योंकि मैं उसे कहता हूं कि कहां से चलना है, कैसे चलना है, कौन सी स्पीड रखनी है। दैट मीन्स ही डज सम वर्क ऑन माई डायरेक्शंस, ऑन माई इंस्ट्रक्शंस। अगर वो अब नेग्लिजेंटली, लापरवाही से गाड़ी चलाएगा और किसी को इंजोर करेगा, तो लायबिलिटी किसकी अराइज होगी? क्यों? बिकॉज ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। बिकॉज ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। सबसे पहली बात यह है कि उसके और मेरे बीच में क्या है? रिलेशन। और उसने जो रॉन्गफुल एक्ट किया है उसका कनेक्शन किसके साथ है? हमारी रिलेशन के साथ। सिंपल सी बात है, आई एम वाइकेरियसली लायबल, आई एम वाइकेरियसली लायबल बिकॉज द सर्वेंट डज सम वर्क ऑन माई इंस्ट्रक्शंस, ऑन माई डायरेक्शंस। लेकिन अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे श्रीनगर जाना है, अब मैं पुलवामा में सोमो में चढ़ता हूं, ठीक है, अब वो रास्ते में किसी को ठोक देता है, क्या मैं लायबल हूं? वाई? बिकॉज वो मेरा सर्वेंट नहीं है, ठीक है। अगर मैं तब गौर चला लोग पांच पे बस सब, ठीक है। दैट मीन्स ही डज नॉट वर्क्स ऑन माई डायरेक्शंस, ही डज नॉट वर्क्स ऑन माई इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ही इज हिज ओन मास्टर, ही एक्सरसाइजेज हिज ओन डिस्क्रिशन। वो गालंदर से निकलेगा या निवास से निकलेगा, उसकी डिस्क्रिशन है। आपको समझ में आ गया? देन इन दैट केस ही इज नॉट अ सर्वेंट, ही इज एन independent contractor. Why he is an independent contractor? Because he only undertakes to do some work. वो मुझे कहता है कि मैं आपको श्रीनगर में छोड़ दूंगा, ठीक है, खाली ये कहता है। अब वो कैसे चलेगा, कहां से निकलेगा, कौन सी स्पीड रखेगा, ठीक है, वो मैं उसे नहीं कहूंगा। दैट मीन्स जब मैं उसे नहीं कह सकता हूं, ठीक है, तो मैं उसका मास्टर नहीं बन गया। ही इज ए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, उसमें मास्टर की लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। मास्टर की लायबिलिटी कहां अराइज होती है? किसके रॉन्गफुल एक्ट के लिए? सर्वेंट के एक्ट के लिए। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसमें मास्टर की लायबिलिटी अराइज नहीं होती, ठीक है। थैंक यू।